वेदांत को ठुकराओगे, आत्मा से वंचित रह जाओगे। आत्मा से वंचित रह गए तो जी कहाँ रहे हो तुम? पशुवत जीवन है फिर तुम्हारा। लोग पूछते हैं ना, भारत ने दुनिया को क्या दिया? किसी ने आज तक ये बात साफ साफ कही नहीं। मैं बता रहा हूं, भारत ने दुनिया को आत्मा दी है। और ये बात मैं जुमले मुहावरे के तौर पर नहीं बोल रहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर बोल रहा हूं। मुझे बताओ, भारत के अलावा आत्मा की बात किसने करी? और आत्मा का मतलब है मन का वो आखिरी बिंदु जहां पर पहुंचकर मन संतुष्ट, तृप्त और शांत हो जाता है। वेदांत को ठुकराओगे, आत्मा से वंचित रह जाओगे। प्रणाम आचार्य जी। मैं स्टूडेंट हूँ। इस समय मैं लॉ पढ़ रही हूँ। तो मैं एक पेपर के लिए मैं रिसर्च कर रही थी। तो उस रिसर्च के दौरान कुछ आंकड़े मेरे सामने आए। उसमें कुछ ये बात देखने को मिली कि जो विमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में, वो धीरे धीरे घटता हुआ स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे घट रहा है। और उसी के साथ साथ जो विमेन का लिटरेसी रेट है इंडिया में, वो बढ़ रहा है समय के साथ। तो ये देखने को, तो इसमें अंतर देखने को मिलता है। यही अगर फॉरेन कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है विमेन का, वो उनकी लेबर पार्टिसिपेंट रेट के साथ साथ ही बढ़ता है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर प्रोग्रेस। पर इंडिया में वो चीज नहीं हो रही। तो भारतीय महिलाएं जिनको पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो फिर जा कहाँ रहे अगर वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है? तो ये पिछले लगभग 7-8 साल, 10 साल में ज्यादा हुआ है कि जो आपकी कुल श्रम शक्ति थी, काम करने वाले लोगों की संख्या, उसमें महिलाओं का अनुपात गिरा है और हर साल गिरता ही जा रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक कहा, सुनने में बहुत अजीब लगती है कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले लेबर फोर्स में जितनी महिलाएं हुआ करती थी अनुपात के तौर पर, आज उससे कम महिलाएं हैं। जबकि महिलाओं में लिटरेसी, साक्षरता बढ़ती जा रही है और हम ये भी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ज़्यादा आज़ाद ख्याल की हैं महिलाएं आज। और आज से 20-40 साल की अपेक्षा आज कई तरह की नीतियां हैं, पॉलिसीज़, जो महिलाओं का ज़्यादा समर्थन करती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि वो बाहर जा कर के काम करें, स्वावलंबी बने। लेकिन उसके बाद भी जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो गिरता जा रहा है। तो ये बात सुनने में विचित्र तो लगती ही है कि ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं जो आज के दौर की हैं, ये जा कहाँ रही हैं? कई घरों में शायद ऐसी स्थिति है कि उनकी माताएं काम किया करती थीं आज से 20-40 साल पहले, और जो उनकी लड़कियां हैं वो घर पर बैठी हुई हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर काम नहीं कर रहे तो घर पे ही बैठे हैं। क्या वजह है? कई तरह की वजहें हम गिना सकते हैं। जो ऊपर ऊपर की वजहें हैं वो तो आप जानती ही होगी अगर इस विषय पे कुछ पढ़ के आ रहे हो तो, कि पिछले 2-3 साल में कोविड वगैरह रहा तो बहुत सारी महिलाएं ड्रॉप आउट कर गईं। और ये भी कहते हैं कि भाई काम करने के लिए माहौल उतना सुरक्षित नहीं है, तो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम काम नहीं करेंगे। और ये भी कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। पिछले 1-2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो एम्प्लॉयमेंट है महिलाओं पुरुषों का मिला करके,
वो कम हुआ है और कृषि में, एग्रीकल्चर में बढ़ा है। वो वास्तव में बात वही है कि जो रोज़गार मिलते थे शहरों में वो मिलने बंद हो गए हैं। तो पिछले कई दशकों में पहली दफ़ा जवान लोगों ने वापस गाँवों की ओर रुख करा है। और जो कहते हैं कि हम कृषि में रोज़गार कर रहे हैं, वो वास्तव में बेरोज़गारी का दूसरा नाम है। असल में ये कहना भारत में थोड़ा सा लज्जा की बात होती है कि हम बेरोज़गार हैं, तो फिर कह दिया जाता है कि हम खेती बाड़ी में लगे हैं घर में, वो वास्तव में बेरोज़गारी है। तो फिर तर्क दिया जाता है कि जब पुरुषों में ही इतनी बेरोज़गारी है तो महिलाओं को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो ये सब तर्क हैं और ये सही तर्क हैं, लेकिन ये ऊपरी तर्क हैं। अगर ये कहा जाए कि जो कार्यस्थल हैं, वर्क प्लेसेस, वो सुरक्षित नहीं है आज, तो क्या आज से 30 साल पहले ज़्यादा सुरक्षित हुआ करते थे? तब इतनी महिलाएं अनुपात के तौर पर कैसे काम कर लेती थीं? इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि कोविड के कारण रोज़गार की संभावनाएं कम हुई हैं, तो ये जो आप ट्रेंड बता रहे हैं, ये पिछले 2 साल का नहीं, पिछले 10 साल का है। कोविड से पहले भी महिलाएं काम छोड़ के घर पर बैठ रही थीं। हुआ क्या है? मुख्य कारण सांस्कृतिक है। मुख्य जो कारण है वो कल्चरल है। पिछले 8-10 साल में भारत में सांस्कृतिक तौर पर एक बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आया है, जिसका एक सीधा परिणाम हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है कि महिलाएं काम को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। देखिए, अगर आप हर तरह के मीडिया के माध्यम से एक लड़की को ये संदेश दोगे कि उसकी पूंजी देह मात्र है और उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए सुख भोगना, तो वो क्या करेगी? क्योंकि घर से बाहर निकलना, मेहनत करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना, ये आसान काम नहीं है। न लड़की के लिए न लड़के के लिए। सड़कों की धूल फांकनी पड़ती है, जगह जगह धक्के खाने होते हैं, संघर्ष करना होता है, कई साल मेहनत और धैर्य के साथ बिताने पड़ते हैं, तब जाकर के इंसान किसी काम में अपने पांव जमा पाता है। लड़की इतनी मेहनत क्यों करे, इतने धक्के क्यों खाए, जब उसको बचपन से ही हर तरफ से ये संदेश मिल रहा है, ये सिग्नल मिल रहा है कि तुम एक बहुत आसान, बल्कि विलासिता की, ऐश की ज़िंदगी जी सकती हो सिर्फ अपने शरीर के दम पर। तुम्हारी चेतना का, तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व तो है ही नहीं, और तुम्हारे शरीर का बहुत महत्व है। तो वो क्यों बहुत मेहनत करे, क्यों बहुत जान लगाए? हुआ ये है कि जो महिलाएं काम कर भी रही थी, वो काम छोड़ छोड़ के घर पर बैठ गई हैं, क्योंकि जो कल्चरल सिग्नल उनको आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़्यादा कीमत घर की गुड़िया बन जाने में है। सजी धजी रहो, घर में बैठो, और तुम्हें घर में बैठने का भरपूर इनाम मिलेगा। सज धज के रहना बस। पुरुष का दिल खुश करके रखो, उसका तुमको पूरा पूरा इनाम, मुआवजा सब मिलेगा। अब पुरुष पर आते हैं। अर्थव्यवस्था ने तरक्की करी है तो पुरुष के पास पैसा आ गया है। पुरुष के पास पैसा आ गया है। तो आज से 30 साल पहले जो बड़ी ज़रूरत हुआ करती थी कि अगर पति पत्नी दोनों नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा,
बहुत सारे परिवार हैं जिसमें अब वो बंदिश, वो तकलीफ, वो मजबूरी हट गई है। पुरुष ही पर्याप्त कमा रहा है, पुरुष पर्याप्त कमा रहा है और पुरुष अपनी पत्नी से या अपने घर की बेटी से कह रहा है कि मैं ला रहा हूं ना, तुम्हें जरूरत क्या है बाहर निकलने की। और बेटी को यह शिक्षा किसी ने दी नहीं है कि बाहर निकलना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, बाहर निकलना अपनी चेतना और अपनी मुक्ति के लिए होता है। बेटी को तो लगातार ये शिक्षा दी जा रही है कि तुम्हारी चेतना का नहीं, तुम्हारे गोरे रंग का ज्यादा महत्व है। घर में रहो, बाहर निकलोगी धूप लगेगी, कहां मेहनत कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? हुआ क्या पिछले 8-10 साल में? 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो सांस्कृतिक तौर पर भोगवाद को बड़ा बढ़ावा मिला है। सब कुछ भौतिक हो गया है। पूरी राजनीति ही संस्कृति के चारों ओर घूमने लगी है। और जिस संस्कृति को आज की राजनीति, जो आज की डोमिनेंट राजनीति है, वो जिस संस्कृति को बढ़ावा दे रही है वो पूरी तरह भोगवादी है। और उस संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। अब धर्म अकेली चीज हुआ करता था जो आपकी आंखें खोलता था, जो आपकी चेतना को ऊपर उठाने का काम करता था। अगर धर्म को ही मटीरियलिस्टिक बना दिया तो अब वो जो बच्ची है 6-8 साल की, उसको कौन समझाएगा कि भोग से ऊपर, शरीर से ऊपर, सुख और विलासिता से ऊपर है जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य? उसे कौन बताएगा? ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है आज का, आप गौर से देखिए ना, ये क्या है? इसमें क्या ये परिकल्पना की जाती है कि घर की लड़की बाहर काम कर रही है? जो आज का डोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल थॉट है, उसमें महिला के लिए क्या स्थान है, मैं ये पूछ रहा हूं। जिसको आप कहते हैं कि ये एक भारतीय नवचेतना का दौर है जिसमें इंडियन रिसर्जेंस हो रही है, और उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर उत्सुक रहती हैं। वो कहती हैं बड़ा सही हो रहा है, बड़ा सही हो रहा है, देखो धर्म दोबारा वापस आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं, ये जो कुछ भी आ रहा है इसमें आपके लिए क्या जगह है? महिलाओं से पूछ रहा हूं। इसमें आपकी जगह घर पर है, गौर से देखिएगा, वही है ना? ये जिस प्रकार की संस्कृति को हर तरीके से आज बढ़ावा दिया जा रहा है, हम पिछले 8-10 साल की बात कर रहे हैं, उसमें महिला का क्या स्थान है? आप महिला को एक ऊपरी सम्मान दे सकते हैं। मान लीजिए आपने राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर दिया किसी महिला को, वो ठीक है, वो एक ऊपरी सम्मान की बात है, दे दिया। लेकिन घर की महिला को लेकर के जो आज सांस्कृतिक लहर चल रही है, वो क्या कहती है? उसमें क्या जगह है बताइए तो। जिस सांस्कृतिक भारतीय समाज की या परिवार की परिकल्पना की जाती है कि ऐसा होगा हमारा आदर्श हिंदू समाज या आदर्श हिंदू घर, उसमें महिला कहां पर है? घर के अंदर है, घर के बाहर है? कहां है? घर के अंदर है ना, घर के अंदर है। और उस घर की लक्ष्मी बोल करके घर के अंदर रखा गया है। यार ये जरूर बोल दिया गया है कि वो घर की स्वामिनी है वगैरह वगैरह। ये लगभग वैसी ही बात है कि उसे राष्ट्रपति बना दो, जिसके पास कोई वास्तविक अधिकार होते नहीं, पर कहने को वो स्वामी है या स्वामिनी है, राष्ट्रपति है, तो वो गृहपति है।
गृहपति है, भले ही उसके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, नॉमिनल पद है बिल्कुल, नाम का। घर की लक्ष्मी बता दो स्त्री को, भले ही 1 रुपया उसके हाथ में ना हो, भले ही 1-1 रुपए के लिए उसे पति की ओर देखना पड़ता हो, लेकिन फिर भी ये बोलो घर की लक्ष्मी है। कैसे घर की लक्ष्मी है? जो हर समय हाथ फैलाई रहती है कि थोड़ा सा और दे दो। लक्ष्मी का काम तो देना है या मांगना। समझ में आ रही बात? तो एक तो ये हुआ है कि जो सांस्कृतिक लहर चल रही है, जो कि अब एक जबरदस्त राजनीतिक रूप ले चुकी है, उसमें महिलाओं के लिए घर में ही जगह है। ये बात भले ही वो लोग प्रकट रूप में नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकट रूप में बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा, पर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। जो दूसरी चीज हुई है वो है इंटरनेट एक्सप्लोजन। ये जो फ्री डेटा या चीप डेटा है, इसने क्या करा है कि हर एक के हाथ में ये ताकत दे दी है कि वो अपनी बात हर जगह पर, ऊंची से ऊंची जगह पर प्रचारित प्रसारित कर सकता है, सार्वजनिक कर सकता है। अब ऐसा लगता है सतही तौर पर देखने पर कि ये कुछ अच्छा हुआ है। हम कहते हैं दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वॉइस। आज आखिरी आदमी, आज सड़क का आदमी भी बोल सकता है, ट्विटर पर कुछ लिख सकता है, टिकटॉक पर कुछ डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहले उसके पास आवाज नहीं थी, आज हमने उसको आवाज दे दी है। लेकिन आप गौर से देखिए कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है कि पहले जो कचरा एकदम कुछ जगहों तक बस सीमित था, आज वो पूरे समाज में फैल गया है। कचरा हमेशा से हुआ करता है, वो तो प्रकृति की बात है। हर तरह के जीव जंतु प्रकृति में पैदा होते हैं, लेकिन इंसान की वृत्ति ये भी है कि उसे कचरा ज्यादा पसंद आता है। गंदगी अपने आप बहुत तेजी से फैल जाती है ना। पिछले लगभग 1 दशक में हमने गंदगी को फैलने के लिए एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, सोशल मीडिया का। ऐसे लोग जो कि समाज के हाशिए पर रहते, ऐसे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, आज वो समाज के ओपिनियन मेकर्स हैं। आज जो सुपरस्टार्स हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि जो गंदगी उनके पास है वो बहुत तेजी से फैलती है। और बिल्कुल इस बात को अच्छे से पकड़ लीजिएगा, गंदगी ही ज्यादा तेजी से फैलती है। और वो गंदगी किस तरह की है, आप इंस्टाग्राम को देखिएगा या कुछ भी, वो किस तरह की गंदगी है। उस गंदगी में लड़कियों महिलाओं के लिए एक बड़ा विशिष्ट स्थान है। क्या? तुम देह हो, तुम नाचो, तुम हमें रिझाओ, तुम अपना तन सुडौल रखो। तुम्हारा तन अगर सुडौल है और तुमने अपनी खूबसूरती चमका रखी है, तो तुम रातों रात प्रसिद्ध भी हो जाएगी और तुमको करोड़ों लोग फॉलो भी करने लगेंगे। ये देख करके एक 8-10 साल की लड़की को क्या संदेश जा रहा है? वो पढ़ाई करे या खूबसूरती चमकाए? बोलिए। एक एकदम जाहिल, मूर्ख
आधे दिमाग की लड़की हो 20-22 साल की, उसने बस इतना करा है कि शरीर को फिट कर लिया है और कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गई है, वो मेगा स्टार बन जाती है, सेलिब्रिटी बन जाती है। सोशल मीडिया से उठ करके वो बॉलीवुड पहुंच जाती है, बॉलीवुड से उठ करके वो पॉलिटिक्स में भी आ जाती है, वो सम्माननीय कहलाने लग जाती है, वो मंचों से भाषण देने लग जाती है। और उसकी कुल क्वालिफिकेशन क्या कि उसने अपना रूप रंग दिखा के बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए थे। तो अब जो 8-10 साल की बच्ची है, वो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ती है, वो क्या करे? वो पढ़ाई करे या कहे कि ज्यादा आसान शॉर्टकट तो ये है, पढ़ाई वढ़ाई करके करना क्या है, कॉरपोरेट में जाऊंगी या कोई नौकरी करूंगी, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनूंगी, फौज में जाऊंगी। वो तो बड़े संघर्ष का काम है, बड़ी मेहनत लगता है और बड़ा समय लगता है। ये रहा शॉर्टकट। एक मिनट का टिकटॉक बनाओ, प्रसिद्धि भी और पैसा भी पाओ। काम करके क्या करना है? ज्ञान की क्या कीमत है? तो दो चीजें एक साथ मिल गई हैं, कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म। और इन दोनों ने बहुत स्पष्ट और ताकतवर संदेश दिया है महिलाओं को। घर से बाहर निकलोगी तुम्हें तमाम तरह की आफतें झेलनी पड़ेंगी, घर के भीतर रहो रानी बनाकर रखेंगे। महिलाएं भी इंसान ही हैं। किसी भी इंसान को जब एक ज्यादा आसान विकल्प मिलता है वो उसको चुन लेता है। 80-90% पुरुष भी यदि उन्हें कहा जाए कि तुम्हें आसानी से पैसे दे रहे हैं तो उस विकल्प को स्वीकार कर लेंगे ना। मेहनत का रास्ता कौन चुनना चाहता है? ना पुरुष ना स्त्री। जब स्त्री को आपने एक रास्ता दिखा दिया है कि बिना मेहनत के तेरी मौज हो सकती है, तो वो बिना मेहनत वाला रास्ता चुन रही है। वो क्यों काम करे? हाँ, काम न करने के लिए बहाने अब 100 गिनाए जा सकते हैं, और बहाने लगभग यही रहते हैं कि वो वर्क प्लेस से सेफ नहीं है, जैसे कि पहले ज्यादा सेफ हुई करती थी। या कि बीच में मैटरनिटी आ जाती है तो फिर करियर को दोबारा शुरू करने में दिक्कत आती है। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पर जो मूल बात है वो सांस्कृतिक ही है। और वो जो मूल बात है वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि समाज में अध्यात्म बहुत बहुत पीछे होता जा रहा है। देखिए, भोगवाद, कंज्यूमरिज्म तो हमेशा से था, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए धार्मिक मूल्य खड़े हो जाते थे, ऊंचे मूल्य खड़े हो जाते थे। अब एक नई घटना घटी है। जो आज धर्म प्रचारित किया जा रहा है वो धर्म भी पूरे तरीके से मटीरियल है। उसमें चेतना और ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। आप याद करके देखिए, आपके सामने जो लोग आते हैं धर्म के नारे लगाते हुए, वो कभी पूछते हैं कि तुम्हें ज्ञान कितना है, चेतना कितनी बढ़ानी है? वहां जो सारी बातें हो रही होती हैं धर्म के नाम पे, वो किस तल की हो रही होती हैं? बहुत निचले तल की हो रही होती हैं। तो कंज्यूमरिज्म तो हमेशा से था ही। अब धर्म को भी ऐसा बना दिया कि वो भी कंज्यूमरिज्म का ही साथ दे रहा है।
भी हमसे यही कहा जा रहा है ना कि अपनी गौरवशाली पुरानी संस्कृति वापस लेकर के आओ। और भारत की जो पुरानी गौरवशाली हिंदू संस्कृति है वही खरी है, वही सबसे ऊंची है। तो मुझे बताओ, पुरानी गौरवशाली संस्कृति में महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करती थी क्या? नहीं करती थी ना। तो जैसे जैसे वो पुरानी संस्कृति वापस आएगी, महिलाएं घरों में दोबारा कैद होती जाएंगी, बात खत्म। महिलाओं को घर से निकालने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है इस पुरानी गौरवशाली संस्कृति के खिलाफ। सन 1800 से लेकर के अगले 150 साल तक समाज सुधारकों ने बड़ी जान लगाई है, तब जाके महिलाएं घर से बाहर निकल पाई हैं। काम करने के लिए तो छोड़ो, उन्हें स्कूल तक जाने के लिए घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। हां, पति मर जाए तो सती होने के लिए घर से निकलने की अनुमति जरूर थी। ये थी संस्कृति। मूल्य अध्यात्म का होना चाहिए, संस्कृति का नहीं। ये अंतर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। संस्कृति बहुत छोटी चीज है। संस्कृति तो इंसान बनाता है। संस्कृति तो हमारे विचार की उपज है। और जैसे हमारे विचारों में बहुत सारी ऊंच नीच रहती हैं, अच्छाई बुराई रहती है, खोट भी रहती है, वैसे ही संस्कृति में भी रहती है। संस्कृति को तो लगातार सुधारते रहना पड़ता है, पुरानी संस्कृति की ओर वापस नहीं जाना होता। और संस्कृति हमेशा समय के साथ बदलने वाली चीज होती है। आप घड़ी उल्टी थोड़ी ही चला सकते हो। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सन 1800 में जो संस्कृति हुआ करती थी, हमें वो संस्कृति वापस लेकर के आनी है। और बड़ा मजा आता है, महिलाएं ही ये सब चाह रही होती हैं। तुम्हें पता भी है वो संस्कृति वापस आ गई तो तुम्हारा क्या होगा? और ये सब सिर्फ बातें नहीं है। आपने जो बताया है वो एक जमीनी आंकड़ा है। पढ़ी लिखी लड़कियां, आधुनिक लड़कियां काम धंधे में कोई रुचि न लेकर के घर में बैठना ज्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि पतिदेव कह रहे हैं घर में बैठो ना। पतिदेव को भी मीडिया ने दिन रात सेक्सुअली चार्ज्ड कर रखा है। उन्हें भी लगातार घर में अपनी वासना की पूर्ति का इंतजाम मौजूद चाहिए। क्योंकि अगर महिला जाएगी बाहर, काम करेगी, थकी हारी घर वापस लौटेगी, तो वो पति के सामने फिर सेक्सी डॉल बनकर कैसे आ पाएगी? बताइए ना, आ पाएगी क्या? उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, उसकी सोच बदलेगी। हो सकता है वो पति से ज्यादा किसी व्यस्त काम में लग जाए। हो सकता है कि उसको 6 महीने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़े। वो फिर यही थोड़ी कर पाएगी कि पतिदेव की सेवा करते रहो। और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। पीपीपी बेसिस पर आप आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो पतिदेव के पास पैसा आ गया है। पतिदेव ने उस पैसे से क्या करा है? उन्होंने पत्नी की नौकरी छुड़वा दी है।
उन्होंने कहा मैं कमा तो रहा हूं, तू बिस्तर सजा। कमाने का काम मेरा है, बिस्तर सजाने का काम अब तेरा है। क्योंकि व्यक्ति की गहरी से गहरी चाहत तो वासना की ही होती है। जब पैसा हाथ में आया तो उसने पहली चीज क्या खरीदी? उसने पहली चीज देह खरीदी है। उसने पत्नी से कहा तो घर पे रहे। हाँ, ये बात कभी भी इन शब्दों में नहीं कही जाएगी। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं ये बड़े नग्न शब्द हैं। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं ये शब्द चुभते हैं। जो लोग मेरी इस बात को सुनेंगे उनमें से बहुत सारे बिफर जाएंगे, तो कहेंगे ये आदमी ये हर चीज को एक ही तरीके से देखता है। देखो हमारे शुद्ध और पावन उद्देश्यों कोई कितने गंदे तरह से देख रहा है। वो कहेंगे हम तो अपनी पत्नी को घर पे इसलिए बैठाना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रेम है। कहां बेचारी धूप में निकलती है, उधर उधर जाती है, बॉस अच्छा नहीं है, डांटता फटकारता बहुत है। हम कहते हैं तू घर में रह, प्यार से फेशियल किया कर। आंखों पे खीरा रख, गालों पे पपीता रख, और जब हम शाम को वापस आए तो हमें खुश कर दे। देवी जी भी खुश हैं, कहते हैं ये बढ़िया। तो काम नहीं करना है ना। पति कहते हैं जाने मन जब तक मैं हूं तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत क्या है? बोलती रिजाइन कर दूं ना? बोलते बिल्कुल कर दो। बोले बिल्कुल ठीक है, ये बॉस वैसे ही मुझे बहुत डांटता था। अब डांट तो पड़नी है, बाहर निकलोगे तो डांट तो पड़नी ही है। उसी डांट में तुम्हारी भलाई है, वही डांट खा करके तुम कुछ सीखते हो। बाहर निकलो तो तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उन्हीं तकलीफों से फिर आदमी की चेतना और चरित्र बनता है। जिसने आपको उन तकलीफों से बचा दिया उसने आपका बड़ा नुकसान कर दिया। जब आप अपनी कमाई के दम पर कुछ खरीदने जाते हो तो वो चीज फिर आपके लिए कीमत रखती है। और किसी ने आपके हाथ में मुफ्त का पैसा थमा दिया और आप चले गए और आपने उसको बाजार में उड़ा दिया, आपको कभी पता नहीं चलेगा वो पैसा चीज क्या थी। और जब मैं ये बोल रहा हूं मुझे दिख रहा है बड़े तर्क गढ़े जाएंगे, कहेंगे हम कोई मुफ्त का पैसा थोड़ी लेते हैं, हम तो घर का काम करते हैं। देखिए घर का काम भी आज से 20-40 साल पहले हुआ करता था। आज एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो घर पे तो रहता है पर घर का काम कुछ विशेष बचा नहीं है। इतना कोई नहीं है घर का काम। और क्षमा करिएगा लेकिन उस घर के काम का क्या मूल्य है ये आप भी जानती हैं। 2000-5000 दे करके कोई घरेलू सहायक, कोई काम वाली दीदी वो काम कर सकती है तो उस घर के काम की इतनी ही कीमत है। नहीं, बच्चों की खातिर हम घर पे रहते हैं इसलिए हमने नौकरी छोड़ी है। छोड़ो ना, खुद को ही बेवकूफ बनाना है। बच्चों की खातिर घर पे रहते हैं। सबको आसान जिंदगी चाहिए, पुरुष को भी महिला को भी। अगर आसान जिंदगी मिल रही है तो महिला घर पर रहेगी, क्योंकि शरीर से तो हम सब पशु ही होते हैं। स्वेच्छा से कठिनाई का चयन तो व्यक्ति चेतना की खातिर ही कर सकता है। स्वेच्छा से वो कहे कि मुझे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मुझे भौतिक मजे नहीं चाहिए, मैं कठिनाइयां चुन रहा हूं। ऐसा चुनाव तो व्यक्ति तभी करता है जब उसे अपनी चेतना बढ़ानी होती है, जब उसके पास एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। नहीं तो चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, उनको दो विकल्प दो, एक आसान एक कठिन। सभी आसान विकल्प चुन लेंगे। महिलाओं ने आसान विकल्प चुन लिया है। ये बहुत खतरनाक बात है जो हम होती देख रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि ये विकल्प सिर्फ वही महिलाएं चुन रही हैं जो पुरानी सोच की हैं या देसी सोच की हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, वो जो बड़ी बिंदी वाली फेमिनिस्ट्स होती हैं वो भी घर पे बैठी हुई हैं। उनसे पूछो ये कौन सा फेमिनिज्म है जिसमें तुम घर पे बैठी हुई हो, तो सकपका जाती हैं। बोलती है नहीं, पर फेमिनिज्म तो एक सोच है ना, सोच, उसका काम से क्या ताल्लुक। मैंने कहा कौन सी सोच है जो काम में कभी तब्दील नहीं होती, बस सोचती ही रहती हो। बोल रहे हाँ, फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी, इट्स नॉट एन एक्शन। एक्शन नहीं, अच्छा ठीक। तो ये जबरदस्त फेमिनिस्ट हैं जो अपनी रोटी के लिए भी आश्रित पुरुष पर हैं। ये कौन सा फेमिनिज्म है? दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लीडर हैं, मिरांडा हाउस में थी, वहां बहुत नारे लगाए, ये वो ऐसा वैसा। अभी क्या करती हैं? घर पे बैठ के बच्चे पाल रही हैं, और वो बच्चे भी ऐसे जो कि पलना नहीं चाहते, वगैरह हमारा पिंड छोड़ो। देखिए ये जो ढंग है ना, ये जंगल का है, जिसमें मादा पक्षी घोंसले में रहता है या गुफा में रहता है, और जो नर पशु या पक्षी होता है वो जा करके खाने का बंदोबस्त करता है। ये जंगल का ढंग है। बड़ी मेहनत लगी इंसानों को इस जंगल से बाहर लाने में। दोबारा उस जंगल में वापस मत चले जाइए। ये घर की रानी, गृह लक्ष्मी वगैरह, ये जितनी बातें हैं, ये आप यदि गौर से देखें तो जंगल की बातें हैं, क्योंकि जंगल में यही होता है। सब मादाएं वहां घर की रानी होती हैं, होती हैं कि नहीं? इसमें धार्मिकता जैसी कोई बात नहीं है, और अध्यात्म जैसी तो कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म तो आपको देह की तरह देखता ही नहीं। अध्यात्म कह ही नहीं रहा है कि आप नारी हैं। अध्यात्म तो कह रहा है आप एक चेतना हैं जिसके पास एक नारी देह है। और पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। देह का अंतर है, लक्ष्य का अंतर नहीं है। और जब आप आर्थिक बंधनों में हैं तो आध्यात्मिक मुक्ति कैसे मिल जाएगी? जो व्यक्ति अपनी रोटी के लिए भी किसी दूसरे पर आश्रित है, वो आध्यात्मिक तल पर मुक्त कैसे हो जाएगा? मुझे बताओ। क्या हो जाएगा? आचार्य जी, प्रेम भी तो कोई चीज होती है ना, वो हमें बहुत चाहते हैं। आश्रित वगैरह कोई बात नहीं है। पति पत्नी तो घर की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। कभी फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, कभी रियर व्हील। आप चाहते हो कि 4 व्हील ड्राइव हो, आप ऑफ रोडर हो बिल्कुल। हाँ, मैं 4 व्हील ड्राइव चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं 2 पहिए चलें और बाकी 2 घिसटते रहें पीछे पीछे। फिर अंत में जो तर्क दे दिया जाएगा वो यही है कि आपको खुद तो कुछ पता है नहीं। आपको क्या पता हम घर में कितना काम करते हैं? नहीं, मुझे ठीक है, कुछ नहीं पता, मैं अनाड़ी हूँ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आपको नहीं सुनना तो मत सुनिए।
पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, शादी ब्याह का मौसम आएगा, ऐसे ऐसे जान बचा के भागना जो बोले कि हम इतना प्यार करते हैं तुमसे कि तुम्हें घर से कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। ये जेलर का कथन हो सकता है कैदी को, इतना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे कभी। कोई प्रेमी ये बात नहीं बोल सकता, जेलर बोल सकता है। घर एक बायोलॉजिकल जगह है, समझ में नहीं आ रही है बात। घोंसला क्यों बनाती है चिड़िया, वो घर, वो नीड़, वो क्या है? वो एक बायोलॉजिकल जगह है जहां आपके शरीर को सुरक्षा मिले और जहां पे संतानोत्पत्ति करी जा सके। नहीं तो आपको घर की क्या जरूरत है? और अगर आप घर को इतना महत्व दे रही हैं तो आप स्वयं भी पूरी तरह से बायोलॉजिकल अर्थात दैहिक ही बनकर रह जाएंगी ना, देह बनकर रह जाएंगी। जो व्यक्ति घर को जितना महत्व दे रहा है वो वास्तव में अपनी देह को उतना महत्व दे रहा है, हाँ या ना? घर का महत्व बराबर देह को महत्व। तो आपने अगर यही तय कर लिया है कि मेरा काम है घर बसाना, सजाना, चलाना, तो वास्तव में आप बिल्कुल देह बनकर रह गई। वो तो फिर पशु की जिंदगी हो गई। पशु होता है पूरी तरह देह। जानते हो, समाज यदि कभी चेतना के तल पर ऊंचा उठ पाया तो ये जो घरों की व्यवस्था है ये बहुत बदलेगी, लगभग मिटेगी। हम मन में, जीवन में घर को जितनी जगह देते हैं, महत्व देते हैं, वो बहुत कम होगा। इंसान कहेगा मैं कहीं भी खा पी सकता हूं, कहीं भी सो सकता हूं। वो ये तो करेगा ही नहीं कि जीवन भर की जमा पूंजी ला करके क्या करे, एक घर खड़ा करे। घर क्या है? जैसे जानवर के पास गुफा, जैसे खरगोश के पास उसकी बिल, जैसे लोमड़ी की मांद। और आपने जीवन भर काम करा और उससे जो पैसा जोड़ा उससे एक आपने घर खड़ा करा, तो आप कर क्या रहे हो? एक जागृत समाज में घर को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। और सब देवियों से भी मैं यही आग्रह करता हूं जो बार बार मुझे बोलती हैं घर का काम, घर का काम। अरे कम करो घर का काम, घर ही छोटा रखो। और घर के काम का मतलब क्या है? फूलदान में से सफाई कर रहे हैं, मेज पर धूल का कोई कण न दिख जाए, शू रैक धो रहे हैं। आज 3 घंटे क्या करा? शू रैक धोया। कम करो ये सब, हो सके तो एकदम मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये भी छोड़ दिया और सोना शुरू कर दिया। कुछ ढंग का करो जीवन में, कुछ ऊंचा करो जीवन में। कि रसोई में 6 घंटे निकल जाते हैं, वो तो कोई भी कर लेगा ना, और आपसे अच्छा कर लेगा। रसोई के लिए रसोइया चाहिए, रसोई के लिए गृहिणी नहीं चाहिए। और कितना मूल्य है रसोई के काम का? कितनी पगार दे देते हो रसोइये को? बताओ, उतना ही मूल्य है। तो क्या बार बार गिनाते रहते हो कि लेकिन खाना भी तो बनाना होता है। 6,000 8,000 का काम है वो। यही है आपके जीवन की कीमत? 6,000 8,000 यही है? कपड़े धोने लॉन्ड्री में भेज दो भाई, पैसे ज्यादा लगते हैं, कमाओ ना। यही तो कह रहा हूं, मूव टूवर्ड्स हायर ऑर्डर वर्क। और ये जितना नीचे का काम है इसको आउटसोर्स करो। बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त।
एक देवी जी जानते हैं क्यों नहीं आ पाई हैं? बरसात आने वाली है तो बोले आम पापड़ रखे हैं धूप में, मॉनसून किसी भी दिन आ सकता है। 27 तारीख को है कि दिल्ली में आ रहा है मॉनसून, उससे पहले आम पापड़ भी तो सुखाने हैं। हम यहां आ गए, उधर बारिश हो गई तो अमामट का क्या होगा? तुम्हें कुछ पता भी है जीवन में किस चीज की क्या जगह है? हायर ऑर्डर वर्क क्या होता है एकदम समझ में नहीं आता। तुम्हारे लिए अध्यात्म और आम पापड़ एक चीज हो गई। लेकिन इस देश की बहुत बड़ी आबादी यही कर रही है, उसकी जिंदगी आम पापड़ में जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। और मजेदार बात यह कि आम पापड़ की भी आप विशेषज्ञ नहीं हो, वो काम भी कोई स्पेशलिस्ट आपसे बेहतर कर लेगा। ठीक वैसे जैसे आपका दावा भले ही बहुत है कि हम घर का खाना घर का खाना घर का खाना, लेकिन कोई हुनरमंद शेफ खाना भी आपसे बेहतर बना देगा, हाँ या ना? तो आपने करा क्या? आप 40 साल से घर में खाना बना रही हो, वो भी एक ही तरीके का, आलू गोभी की सब्जी, अरहर की दाल, रोटी चावल पापड़। 40 साल से यही कर रहे हो, और जो ये आप कर रहे हो वो आपका जो कोर काम है वो भी कोई शेफ आपसे बहुत बेहतर कर सकता है। तो आपने किया क्या जीवन भर? जन्म व्यर्थ गवा दिया कि नहीं? शिविरों में हुआ है एक आध थोड़ा सा, अगर हमने कह दिया मान लीजिए कि 7 तक चलेगा, 8 तक चलेगा, वो 8:30 9 चलने लग जाए तो देवियां उठ उठ के निकलने लगती हैं। वो चिंता कर रहे होंगे, वो आ गए होंगे, वो मेरे ही हाथ की चाय पीते हैं। है? तुम चाय वाली हो? यहां क्या काम चल रहा है? तुम्हें चाय याद आ रही है? वो भगी जा रही है चाय बनाने को। मर जाओगी तो चाय नहीं पिएगा? अमर हो, एक दिन लाश जलेगी, फिर तन जल जाए उससे पहले मन को कोई ऊंचाई दे दो। ये चायबाजी छोड़ दो बिल्कुल। प्रणाम आचार्य जी। आपने जितने भी रीजंस बताए कि महिलाएं काम छोड़ छोड़ के बैठ रही हैं, उसमें क्या ये कारण एक हो सकता है कि बीच में जो एक दौर आया था कि ज़्यादातर लेडीज़ वर्किंग होने लग गई थी, उससे जो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि भोग विलासिता बढ़ी भी है। जो पहले 1 कमाने वाला होता था 2 कमाने वाले हो गए, तो जहाँ हम 2 कुर्तों में काम चलाते थे अब हम 6 खरीद लेते हैं। और साथ में मैंने देखा, ये मेरे साथ भी हुआ था कि अहंकार पुरुष उससे का नहीं बढ़ने बढ़ता, लगा। महिला का ही बढ़ता है। अगर बढ़ता है अहंकार तो दोनों का बढ़ता होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि महिला कमाए पुरुष घर बैठ जाए? पर इसमें महिलाएं जो हैं वो शायद अध्यात्म की कमी रही हम सब में कि हम पुरुष ये ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। और अगर पुरुष ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं तब तो और जरूरी है ना कि महिलाएं घर में कैद ना रहें। घर में रह करके तो चेतना का विकास होने से रहा, बाहर निकलोगे दुनिया देखोगे कुछ जानोगे। कितनी बार तो बताया है ना, उपनिषद कहते हैं कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो तो गहरे कुएं में गिरता ही है, जिसके पास सांसारिक ज्ञान नहीं है वो और गहरे कुएं में गिरता है। घर में रह करके कौन सा निरंकार आप हुई जा रही हैं? और भोग विलासिता अगर बढ़ गई थी 2 लोगों के कमाने से, तो भोग कम करोगे या कमाना ही कम कर दोगे? और इसमें
तर्क क्या है कि ज़्यादा पैसा आने लग गया है घर में तो हम ज़्यादा भोगने लग गए हैं, संस्था को दे दिया करो। हम हर चौथे दिन कहते हैं कि भैया आवश्यकता है, और तुम नौकरी छोड़ के घर बैठ गए। गजब। ये बिल्कुल पुराना पैट्रियार्कल तर्क है कि औरत घर से बाहर निकलती है, काम करती है तो उसको ज्यादा पर लग जाते हैं, बहुत उड़ने लगती है, बहुत अहंकारी हो जाती है, सास के पांव नहीं दबाती। उसके मुंह में जबान आ जाती है। तो घर से बाहर भेजना औरत को अच्छी बात नहीं है, बिगड़ जाती है। कल्चरल नेशनलिज्म, स्त्री को आज्ञाकारिणी होना चाहिए। पति ने बोला दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, पति ने बोला बिछ जा तो बिछ भी जाए तुरंत। ये क्या तर्क है? सबसे बड़ी समस्या तब होती है ना जब महिलाएं ही पैट्रियार्की के तथ्यों को आत्मसात कर लेती हैं। तथ्यों को नहीं, तर्कों को। तथ्य तो कुछ है ही नहीं हुआ। पैट्रियार्कल बार्गेन कहते हैं इसको। बार्गेन माने सौदा। सौदा माने जिसमें दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। महिलाओं को भी इसमें कुछ मिलने लग जाता है ना, कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी सुविधा का पूरा प्रबंध करके रखेंगे घर में, तुम घर में रहो बस। अब बाहर निकलकर चुनौतियां झेलने का प्रशिक्षण महिला को वैसे ही नहीं मिला होता बचपन से। दुकान से कुछ सामान भी लेके आना होता है तो भाई को भेजा जाता है, बहन को नहीं। तो वैसे ही वो दुनियादारी बहुत जानती नहीं है। तो जब वो पहली दफे काम करने निकलती है तो समस्याएं तो आती ही हैं, क्योंकि दुनिया उसने कभी देखी नहीं होती है। अक्सर ना उसको कार चलाना आता है, बहुतों को तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। और अब जाना है नौकरी करने, जगह 22 किलोमीटर दूर है, रोज सुबह जाना है आना है, वो हांफना शुरू कर देती, कहाँ फंस गए। फिर पतिदेव अपनी कुटिल मुस्कुराहट के साथ आते हैं, कहते हैं देखो हम है ना। कहती है ठीक है ठीक, हम छोड़ रहे हैं नौकरी, अभी छोड़ रहे हैं, वैसे ही बड़ी तकलीफ हो रही थी। आधी आबादी की चेतना को हमने संकुचित करके रख दिया है। कौन सा अध्यात्म? अब सबसे बड़ा आदर्श किसको बना दो? मां को। मां क्या? सुनने में बुरा लगेगा, माफ कर दीजिएगा, अग्रिम माफी। मां तो सबके पास है, बाप भी सबके पास है, तो यहां क्यों आए हैं हम? जो महिलाएं कहती हैं कि मातृत्व तो सबसे बड़ा मूल्य है, वैसी महिलाएं भी यहां बैठी हुई हैं। मैं उनसे कह रहा हूं आप जाके ये सब बातें अपनी मां से पूछ लीजिए ना, फिर मेरी क्या जरूरत है? मां अगर इतनी बड़ी चीज होती है तो जो मैं बता रहा हूं वो चीज भी मां ही बता दे। नहीं दिख रहा आपको कि मां की पूरी बात भी बायोलॉजिकल है, जैविक है? सब प्रजातियों में, सब पशुओं में मादाएं मां बनती हैं। मां बनने में कौन सी बड़ी बात हो गई कि इतना इतराने लग जाते हो? अब हम मां हैं, अब हम काम थोड़ी करेंगे, अब तो हम स्पेशल हैं, अब हम घर पे बैठेंगे, हम मां हैं। पहली बात तो हो क्यों मां? किसने कहा था? और हो भी गए हो तो घर पे काहे बैठ गए?